चलो ध्यान से देखना। तो हमारा अब आगे का टॉपिक क्या आता है? जनन आता है ना। जनन के बारे में क्या जानते हो? नाम से बायोलॉजी में जितना भी चीज़ देखोगे ना, नाम पढ़ो, अर्थ तुम्हें समझ में आ जाएगा। जनन, जन्म, एक तरह से क्या होता है? जन्म, नए चीज़ों को, नए जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया है ना। जितने भी जीव है सब जनन की क्रियाएं करती है ना। तो पहले जनन होता क्या है उसको समझते हैं। ध्यान से देखना कि जनन होता है कि अपने समान संतति को जन्म देना, संतति को जन्म देना, या उत्पन्न करना, उत्पन्न ठीक रहेगा ना, उत्पन्न करना। जनन क्या है? अपने समान संतति को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ये एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। सुन रहे हो? जनन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है। अब देखो, जितने भी जीव पृथ्वी पर है सब में जनन की क्रिया होती है ना। अब मान लो कि किसी जीव में जनन की क्रिया नहीं होती है तो क्या वो अपना अस्तित्व बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। तो जनन की क्रिया समझ गए हो? जनन की क्रिया जीवों के लिए बेहद जरूरी है। जनन क्रिया जीवों के लिए बेहद आवश्यक है, ठीक है ना। तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए आवश्यक क्यों है? आवश्यक अस्तित्व बचाने के लिए, अस्तित्व बचाने या बनाए रखने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए। सही है कि देखो, फिर से रिपीट कर रहे हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान याद रखना, अपने समान, ना कि दूसरे के समान, है ना। अपने समान नई संतति को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। नई संतति यहाँ पर ऐड कर दो, अपने समान नई संतति को उत्पन्न करना, ठीक है ना। जनन किसी भी जीव में क्यों आवश्यक है? अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कोई भी जीव क्या करेगा? जनन की क्रिया करेगा ना। चलो अब ध्यान से समझना कि कोई भी जीव अब नई संतति को जन्म देता है ना, तो क्या अपने समान होना जरूरी है? नहीं। सकल अलग भी तो होता है। हाँ, अलग होता है ना। सकल अलग अलग होता है, लेकिन अपने समान ही होता है। मतलब अपने समान मतलब नहीं कि सेम टू सेम में जरूरी नहीं है कि हमारा फेस हमारे बाल बच्चा से मिले, या हमारे बाल बच्चा हमारा तो नहीं है मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हमारा फेस जो है मेरे फेस से मेरा बाल बच्चा पूरा एकदम मिले, नहीं। उसको भी दो कान हो, नाक हो, दो आँख हो, है ना। तो ऐसा मानो वो मनुष्य होगा। वो क्या होगा? मनुष्य। वो होता है नई संतति, समझी। हम काला है तो कहीं ना कहीं हमारे रंग पे जाएगा। अगर उसका मम्मी गोरी आ गई तो गोरा हो सकता है। अरे हो सकता है ना, हो सकता है। तो ये होता है। अब मान लो कि कोई भी है, जैसे ले लो कोई जीव, सांप है, तो क्या सांप खरगोश को बच्चा का जन्म दे सकती है? या खरगोश जो बच्चा होता है जनन की क्रिया के द्वारा, तो क्या खरगोश बिल्ली को जन्म दे सकती है? नहीं। बिल्ली शेर को जन्म दे सकती है? नहीं। सब अपने समान संतति को क्या करेगा? जन्म देगा। जिस प्रजाति के है उस प्रजाति के नए जीवों को क्या करेगा? धरती पर लाएगा।
कि आओ तुम्हारा स्वागत है इस पृथ्वी लोक पर, कहेगा ना? अरे कहेगा, कहेगा। तो ध्यान से देखना, बस इतना याद रखना कि मनुष्य है, मनुष्य को जन्म देता है। हाँ चलो, वही होता है जनन की क्रिया, ठीक है ना? हाँ। अब देखते हैं जनन जो है, जनन के प्रकार पर विचार करो। क्या करो? जनन के प्रकार। पहले यहाँ तक याद रखना कि जनन क्यों आवश्यक है मनुष्य जीवों के लिए? अस्तित्व बनाए रखने के लिए। और एक चीज़ याद ध्यान रखना कि पेड़ पौधा कभी भी कोनो जंतु को जन्म दे सकती है? नहीं, तो वो अपने समान ही देगा जन्म, अपने समान ही ना। अगर कोई आम का पेड़ है तो क्या अंगूर के पेड़ का जन्म दे देगा? कोई आम का पेड़ खजूर के पेड़ का जन्म दे देगा? नहीं, आम के पेड़ को ही क्या करेगा? जन्म देगा, है ना? कोई नारियल का है तो नारियल से नारियल का ही पौधा निकलेगा, ना कि कटहर का निकलेगा, ठीक है ना? ये होता है समान संतति, समझ गए हो? जैसा बाप, जैसा मम्मी, वैसा उसका बाल बच्चा। चल अब ध्यान से देखना, आते हैं जनन के प्रकार पर। इस साइड से लिखते हैं जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अलैंगिक जनन। क्या लिखते हैं? अलैंगिक जनन। दूसरा कौन होता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। चलो ध्यान से समझना, बेहद आवश्यक चीजें तुम्हें समझने के लिए मिलेगा। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सुनो, लैंगिक जनन किसे कहेंगे, अलैंगिक जनन किसे कहेंगे, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं और उसके बाद हम लैंगिक जनन पर फिर से क्या आएंगे, वापस आएंगे। ठीक, इसको कुछ देर के लिए साइड रखेंगे। ठीक, तो अलैंगिक जनन कहते हैं किसे, कि जिसमें एक जीव, कोई एक ही जीव अकेले नई संतति को क्या देगा, उत्पत्ति करेगा। एक ही जीव, एकल जीव। तो याद रखना, एकल जीव क्या करेगा, नई संतति को जन्म देगा। एकल जीव, एकल जीव, नई संतति। यहाँ तक बस इतना समझ जाओगे ना, एकल जीव नई संतति को जन्म देगा ना, है ना। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं है, एकल जीव नई संतति को जन्म नहीं दे सकता। इसमें दो जीव कह दो या जनक कह दो, जनक, दो जनक मिलकर नई संतति को क्या देता है, जन्म देता है, नई संतति। यहाँ पर एकल जनक लिख लो। क्या लिख लो, एकल जनक, एकल जनक या एक जनक। ठीक, एकल ठीक नहीं लग रहा है, एक ही दो, ठीक ना। एक जनक, एक जनक किस क्या करेगा, नई संतति को जन्म देगा या उत्पन्न करेगा। इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, समझ गए हो। ये दो होता कौन है, एक होगा नर और एक होगा मादा, नर और मादा, याद रखना। ठीक, चल ये अभी साइड रखेंगे। अब आते हैं अलैंगिक जनन पर, ठीक है ना। अलैंगिक जनन में हम क्या देखे हैं कि कोई एक जीव नई संतति को जन्म देगा ना। और ये किस प्रक्रिया के द्वारा देगा जन्म, तो अलैंगिक जनन प्रक्रिया के द्वारा देगा ना। अब ध्यान सुनना, अलैंगिक जनन होगा क्या क्या सभी जीवों में अलैंगिक जनन हो सकता है? नहीं। किसमें होगा? एक कोशिकीय जीवों में होगा। किसमें होगा? एक कोशिकीय जीवों में होगा। ठीक, और सबसे मस्त एग्जाम्पल किसका है, अमीबा। क्या है? अमीबा। ध्यान से समझना, मान लो ये अमीबा है, क्या है, अमीबा है ना। ठीक है ना।
और तुम सबको अमीबा के बारे में क्या मालूम है? विखंडन द्वारा, मतलब विखंडन द्वारा नहीं, मतलब अमीबा, अमीबा क्या करता है? अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। ये एक मृदुजलीय जीव है, ठीक ना। इसको भोजन ग्रहण करने के लिए इसमें कोई मुख्य स्थान नहीं होता है। ये इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, कहीं से भी भोजन ग्रहण कर लेता है। अब देखो अमीबा में होता क्या है कि सबसे पहले इसका केंद्रक बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? केंद्रक वृद्धि करेगा। क्या करेगा? केंद्रक वृद्धि करता है। मान लो ये वही अमीबी है। अरे ये केंद्रक क्या करेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ता है ना, केंद्रक बढ़ेगा। ठीक, केंद्रक जैसे जैसे बढ़ेगा ना, जैसे जैसे बढ़ेगा तो केंद्रक क्या होगा? विभाजित होगा। क्या होगा? केंद्रक विभाजित होगा। अब ध्यान से देखना, केंद्रक जब विभाजित होगा ना तो इस प्रकार के हाँ ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना। देखो एक केंद्रक इधर आ गया ना, एक केंद्रक इधर आ गया। ये कौन है? अमीबा है। क्या है? अमीबा। अब आगे का स्टेप क्या होगा कि अब केंद्रक जब विभाजित हुआ तो इसके बगल में क्या रहेगा? जीव द्रव्य रहता है ना, इसके चारों तरफ जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य सहित विभाजित हो जाएगा। पहले देखो केंद्रक बढ़ा, यहाँ अभी इतना केंद्रक है ना, इतना को केंद्रक बढ़ेगा ताकि वो क्या हो? केंद्रक विभाजित हो जाए। जैसे केंद्रक विभाजित होगा कहीं ना कहीं दो जीव बनेगा ही बनेगा। तो अब बढ़ा तो अब दो भागों में बट गया ना, बट गया। अब इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या रहता है? जीव द्रव्य रहता है। क्या रहता है? जीव द्रव्य। अब केंद्रक और जीव द्रव्य दोनों अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों अलग हो जाता है। तो अब यहाँ पर दो नए संतति की क्या होगा? जन्म होगा ना। लो जन्म होगा। और ये है अमीबा। क्या है? अमीबा। और इसका भी आकार क्या रहेगा? अनिश्चित रहेगा ना। तो देखो क्या देखे हो, एक अमीबा था, अमीबा है ना। अमीबा अपने क्या करता है? केंद्रक को बढ़ाता है। क्यों? ताकि केंद्रक विभाजन हो सके। केंद्रक विभाजन। तो ध्यान से देखना, अभी केंद्रक विभाजन होगा। केंद्रक विभाजन पूरी की प्रक्रिया के केंद्रक विभाजन पर ही डिपेंड करता है कि अमीबा से नए संतति का जन्म होता है ना, ये केंद्रक विभाजन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है। अब देखो ये जो अमीबा है, ये अमीबा जनक होगा या नहीं होगा? जनक होगा ना। और ये क्या होगा? संतति, नई संतति होगी ना, नई संतति होगा या नहीं होगा? होगा ना। क्यों? ये जो है टूट कर दो भागों में विभाजित हो गया है ना। अब फिर अब ये जो है, अब ये आगे जाएगा, फिर ये अपने केंद्रक बढ़ाएगा ना, फिर दो भागों में बटेगा, फिर वो अपना केंद्रक बढ़ाएगा, फिर दो भागों में विभाजित होगा, फिर वो, इस प्रक्रिया चलते रहेगा ना। अब तुम देख रहे हो, तुमको बोले थे कुछ ऐसे जीव हैं जो अमर होते हैं। क्या ये कभी मर रहा है? दो भाग में बट गया, फिर आगे जाएगा, फिर दो भाग में, फिर आगे दो होते जाएगा ना। लेकिन देख रहे हो इसका कभी मृत्यु हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हमेशा याद रखना, एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। क्या होते हैं? अमर होते हैं। एक कोशिकीय जीव कोई भी रहे, क्या होते हैं? अमर होते हैं। तो याद रहेगा। चलो, तो ये हो गया, समझ गए हो ना। चलो, अब जनन की क्रिया जो होती है, ध्यान से देखना, तीसरा आगे देखते हैं। जनक ये नई संतति के जन्म देगा, ये होगा। अलैंगिक जनन को भी कई भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है ना। हम इसमें और इसमें अंतर देखेंगे बाद में, पहले इसको समझते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे तो फिर अंतर इसके बारे में लिख पाओगे नहीं। जब ये नहीं समझोगे तो इसके बारे में लिख पाओगे। पहले इसको देख लो, उसके बाद इसको देखेंगे। जब दोनों को देख लेंगे तब उसका क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इसके प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार।
अलैंगिक जनन को कई भागों में विभाजित किया गया है। अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, कई प्रकार के होते हैं। चलो नाम लिखे, लिखते हैं। चलो पहला क्या आता है? विखंडन। क्या आता है? विखंडन। दूसरा मुकुलन। मुकुलन। तीसरा नहीं, वो तो उसका आगे आ जाएंगे ना। तीसरा आ जाओ तो तीसरा कौन सा लोगे? विखंडन हुआ, मुकुलन हुआ, फिर देखो तुम सबको बीजाणु जनन भी होता है। बीजाणु जनन भी होगा। मुकुलन हुआ। अरे देखो हम भूल रहे हैं, बुक दिखाओ तो देखे हो कि जनन जो है विखंडन सॉरी अलैंगिक जनन को बांटा गया विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। यहाँ पे बीजाणु जनन लिख दो। कायिक प्रवर्धन और क्या है? पुनर्जनन। क्या है? पुनर्जनन। हाँ, पुनर्जनन। ठीक, अब ध्यान से देखना, हम इस पांचों के बारे में अच्छे से देखते हैं। ठीक, यहां से बात करें एक एक करके। चलो एक बात यहीं देख लो कि विखंडन जो होता है ना, इसे फिर से दो भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है द्विविखंडन, द्विविखंडन या द्विखंडन भी कह सकते हो। ठीक, एक होता है बहुविखंडन, बहुविखंडन। इस पर चर्चा करेंगे और आज जो है बस इस पर थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करके इसे कर देते हैं खत्म, फिर इसको विस्तार से जानेंगे कल। ठीक है ना? चलो तो हम सबसे पहले बात करते हैं विखंडन पर। पहला है विखंडन। विखंडन क्या होता है तो तुम सब जानती होगी। मान लो ये मार्कर है ना? अभी तुम क्या देखे हो? अमीबा आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, योगजीव था ना, टूट गया ना, टूटा या नहीं टूटा? टूटा ना। तो ये क्या है? टूटना, विखंडन। खंडन नाम से ही पता नहीं चलता है। बायोलॉजी में बहुत सारा चीजें हैं कि नाम देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। खंडन मतलब टूटना, खंडन मतलब टूटना। तो विखंडन क्या होता है? जब कोई जीव टूटकर कई भाग एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक भागों में टूटकर, दो या दो से अधिक भागों में टूटकर नई संतति को क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो उसे क्या कहेंगे? विखंडन कहेंगे। समझ गए हो? तो परिभाषा लिखने की जरूरत है भी नहीं, सिर्फ समझ लो कि दो या दो से अधिक भागों में खंडित होकर नई संतति क्या करेगा? नई संतति को उत्पन्न करेगा। उसे क्या कहेंगे? विखंडन। समझ गए हो? सुनी रोशनी, जब कोई जीव, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? जब कोई जीव टूटकर दो या दो से अधिक भागों में टूटकर नई संतति को जन्म कर देती है या उत्पन्न करती है, उसे क्या कहेंगे? विखंडन। समझ गए हो? चलो अब ये होता किस में है? तो अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, पैरामीशियम में होता है। ठीक है ना? तो आगे इस पर और विचार करते हैं। अब देखो मुकुलन दो प्रकार विखंडन जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, उस पर विचार करते हैं। तो विखंडन दो प्रकार का होता है। एक होता है द्विविखंडन, द्विविखंडन,
इसे तुम द्विखंडन भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि जीव, कोई भी जीव या होगा वैसे एक कोशिकीय जीव ही, ठीक है ना। जीव दो भागों में टूटकर, कितने भागों में? दो भागों में टूटकर नई संतति को क्या करता है? उत्पन्न करता है, नई संतति। उसे क्या कहेंगे? द्विविखंडन या द्विखंडन। क्या कह सकते हैं? द्विखंडन या द्विखंडन, ठीक है ना। अब ध्यान से समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि 100% ये दो ही भागों में टूटना चाहिए, दो से अधिक भागों में नहीं टूटना चाहिए। यदि दो से अधिक भागों में टूट रहा है मतलब इसमें बहुखंडन होगा। क्या होगा? बहुखंडन। तो इसे द्विविखंडन को हम लिख सकते हैं द्विखंडन, ठीक ना, द्विखंडन। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक ना। दूसरा कौन सा है? बहुखंडन, खंडन या बहुविखंडन, ठीक ना, बहुविखंडन, बहुविखंडन। इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि कोई भी जीव दो से अधिक भागों में खंडित होकर, दो से अधिक भागों में खंडित यानी कि बंटकर अधिक, दो से अधिक नई संतति को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। कोई भी जीव है, जीव दो से अधिक भाग में क्या होगा? खंडित होगा ना, खंडित होकर नई संतति को जन्म देगा ना, नई संतति। अब तुम सब एक बात बताना कि ये दो भागों में एक कोई जीव है, एक कोई क्या है? जीव है, वो दो भागों में टूट रहा है तो कितने नई संतति का जन्म होगा? दो ही होगा, होगा ना। चल, अब कोई ऐसे जीव है जो दो से अधिक भागों में खंडित हो रहा है तो कितने संतति को जन्म देगा? कम से कम दो से अधिक, दो से अधिक। हाँ, चलो अब समझो ये दोनों होता किस में है? बेस्ट ऑफ ये जो है ना एग्जाम्पल होता है अमीबा। क्या होता है? अमीबा। द्विखंडन वाला तुम अभी यहाँ देख लिए हो ना, देख लियो ना, याद रखना एग्जाम्पल इसका। इसमें भी एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल। अमीबा को लेकर ही चलना, किसको? अमीबा। बेहद आवश्यक है ये, है ना। एग्जाम्पल तो बहुत सारा है लेकिन अमीबा अभी तुम सिर्फ याद रखो, अमीबा को समझो। जब अनुकूल परिस्थिति रहेगा ना, अनुकूल परिस्थिति में अमीबा में क्या होता है? अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति। अब समझना ये अनुकूल परिस्थिति क्यों लिखे। और एग्जाम्पल बहुखंडन क्या होगा? अमीबा में होगा। कहाँ होगा? अमीबा में। अमीबा में बहुखंडन तब होगा जब यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थिति रहेगा। क्या रहेगा? प्रतिकूल, प्रतिकूल परिस्थिति। अब पहले ध्यान से इसको समझो। समझने के लिए रेडी हो? चलो, अमीबा में द्विखंडन भी होता है और बहुखंडन भी होता है। आखिर ये दोनों होता क्यों है? इसमें क्वेश्चन तो बनता है कि द्विखंडन भी होता है, बहुखंडन भी होता है, आखिर होता क्यों है? तो याद रखना कि जब अमीबा के अमीबा अनुकूल परिस्थिति में रहता है ना, तब दो जीवों को जन्म देता है, खंडित होकर दो जीवों को बनाता है ना। और जब प्रतिकूल परिस्थिति में रहता है, प्रतिकूल मतलब खराब परिस्थिति में रहता है, तब दो से अधिक जीवों को जन्म देता है। हाँ, अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न नहीं आया कि ये अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति क्या होता है? कोई भी जीव है तो सवाल तो बनता है ना कि अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति क्या होता है, जानते हो ना। चलो एग्जाम्पल समझाओ। हाँ, माइक तुम्हारे पास लगाते हैं। हाँ, अच्छा बोलो। जैसे अमीबा के हिसाब से होगा वहाँ का जो
मौसम मतलब वहाँ हाँ हाँ हाँ, वहाँ का जो वातावरण होगा, वातावरण हाँ। उसके हिसाब से होगा, उसके जनन के हिसाब से जो मतलब उसके अनुकूल होगा, हाँ हाँ उसके अकॉर्डिंग तो वो आसानी से कर पाएगा हाँ जनन। हाँ। ऐसे अगर नहीं होगा उसके हिसाब से वातावरण वहाँ का तो वो नहीं कर पाएगा ना, उसको प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम हुआ तो उसमें जनन होगा ही नहीं। नहीं करेगा, मतलब उसके अनुसार नहीं होगा वातावरण तो उसको कठिनाई होगी। हाँ करेगा लेकिन कठिनाई। चलो अब ध्यान से समझो, ध्यान देना है, हम जो बता रहे हैं उस पर भी ध्यान से देखना कि कोई ऐसे जीव को लो, कोई ऐसे जीव को लो जैसे कि चलो बताते हैं। ये एक जंगल है, ये एक जंगल है ना। कितनी तेजी से कितने तेजी से वनों की कटाई हो रहा है, अभी सबको पता है ना। यहाँ पर कोई जीव रहता है, कोई क्या रहता है, जीव रहता है, ठीक। यहाँ पर जब ये जीव है ना, तो ये जीव अच्छे से रह रहा है, इसके अनुकूल यहाँ पर क्या है, अपनी व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था है ना। सब चीज़ इससे मिल रहा है, खाना पीना, यात्रा करता है, फल फूल सब चीज़ मिल रहा है, खाने के लिए से सब चीज़ मिल रहा है। तो ये अच्छे से अपना क्या कर रहा है, यहाँ पर रह रहा है, घर परिवार चला रहा है ना। और इसका एक नियम है कि यहाँ पर है ना, तो सब चीज़ जब इसको सभी सुविधाएं इसको मिला है ना, तो ये दो जीवों को क्या करता है, जन्म देता है। निश्चित रूप से दो से अधिक का प्रयत्न ये नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आने वाला समय हमारे लिए अच्छा है, हम पर कोई संकट नहीं है ना। हमारा दो, हमारे बाल बच्चा का दो, उसका बाल बच्चा का दो, उसका बाल बच्चा का दो, तो हमारे अस्तित्व अभी जिंदा है ना। ये जीव क्या सोचेगा, हमारा अस्तित्व यहाँ बहुत अच्छा है, हमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, तो अपना जनसंख्या ज़्यादा क्यों बढ़ा, तो ये चलो अच्छा है। लेकिन हुआ क्या, ये जंगल काट दिया। अब ये जीव पहुंचा इस स्थान पर, दूसरे जंगल में। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसे ना तो पीने के लिए ठीक से जल मिल रहा है, खाने के लिए ना भोजन मिल रहा है, खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। जहां देखो तहां इसको सभी अन्य जो जीव है, अन्य जो जानवर है, इसे मारने पर तुला हुआ है ना। तो अब ये क्या करेगा, या तो ये जंगल छोड़ दे, या तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए, हम वैसे लड़ाई झगड़ा पर जाएंगे नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जनन पर, ठीक है ना। तो ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए, क्योंकि अब ये अनुकूल, ये है अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल है ना, यह है प्रतिकूल। अब यहां पर इसके पास एक ऑप्शन है, केवल और केवल एक। इसे ये जो दो बच्चों को पैदा कर रहा था, जन्म दे रहा था ना, अब इसका यदि अपना अस्तित्व बढ़ाना है, अस्तित्व बनाए रखना है लंबे समय तक, तो इसे जैदे संतति को जन्म देना ही पड़ेगा, जैदे संतति को जन्म देना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? अरे यहां पर देखो, इसके अनुकूल अभी यहाँ परिस्थिति नहीं, यहाँ पे है परिस्थिति है ना। यहाँ पर ये दो बच्चों को पैदा कर रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, जन्म दे रहा है। अब ये जब जीव यहाँ पहुँचा, अब यहाँ तो इसके संकट था, कोई ऐसा जगह है नहीं जहाँ ये रह पाए, तो ये क्या करेगा, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना शुरू करेगा कि हम नहीं रहेंगे तो हमारा बाल बच्चा रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो हमारा बाल बच्चा रहेगा। अब दुनिया का बाल बच्चा कभी भी घोलट जाएगा, ये करेगा कि और ज़्यादा बाल बच्चों को पैदा करेगा, समझे, ताकि कम से कम उसमें से तो कुछ बचेगा ना, तो वो भी अपने अस्तित्व के बारे में सोचेगा। इसलिए वो करता है क्या चीजें, क्या करता है, बहुविखंडन करता है। सुनिए, जैसे मान लो समुदाय ए है, ए समुदाय, दूसरा है बी समुदाय। ये पूरा एक गांव में रहता है, कहाँ रहता है, एक गांव में रहता है ना। इस पूरे गांव में टोटल
लोग है। क्या कितना लोग है? 100। 5 गो लोग इसका है, 95 लोग इसका है। ये जो बोलेगा मान लो 80-20 कर दो, कितना? 80-20। ठीक, यहाँ पर चलता है ये समुदाय के सभी नियम कानून कायदे, ठीक है ना, चलता है ना? अरे हाँ चलता है। तो ये वाले जो कहेगा ना वही चीज़ होगा पूरा देश में। तो अब तो इसे नुकसान भी तो हो सकता है ना, नुकसान हो सकता है ना। तो अभी क्या सोचेगा? क्योंकि जनसंख्या अधिक है इसलिए सोच रहा है। और ये कभी कभी इसको दबाने के लिए भी जाएगा कि तुम सब खाली करो गाँव। जाएगा ना? जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ जाएगा। जब तक ये खुश था, गांव वाला पहले के समय में अच्छा था, तो अभी जनसंख्या चलो कम है, कोनो दिक्कत ना है। इसका अधिक है तो ये भी चलो कोनो दिक्कत ना है। लेकिन जैसे ही इसके अथी पर सवाल आएगा, इसके अस्तित्व सवाल आएगा कि 20 समुदाय का क्या है सवाल है, तो ये भी चाहेगा ना कि काश हमारा जनसंख्या उसके बराबर रहता तो आज हम भी उसका सामना कर पाते। सोचेगा या नहीं सोचेगा? फिर अभी भविष्य के बारे में सोचेगा। किसके बारे में? भविष्य के बारे में सोचेगा कि आज नहीं तो कल नहीं, परसों नहीं तो तरसों नहीं, 1 साल 2 साल 5 साल के बाद होगा। 5 साल के बाद तो हमारा 5 वर्ष के बाद तो हमारा संख्या 120 हो सकता है ना। तो 5 साल के बाद हमारा जनसंख्या 100 इतना हो सकता है, या मान लो 15 साल के बाद तो हमारी संख्या जैसे बढ़ेगा तो हम तो इसका बराबरी कम से कम कर पाएंगे ना। जब बराबरी कर पाएंगे तो कम से कम लड़ तो पाएंगे ना अपने अस्तित्व के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अपना संख्या बढ़ाना पड़ेगा। अपना संख्या बढ़ाने के लिए नई संतति को, अभी पहले 2-2 को जन्म दे रहा था, अब 4-5 को देगा। समझने के लिए क्यों? क्योंकि इसका अस्तित्व का सवाल है। कम रहेगा तो कभी भी इसको बाहर कर दिया जाएगा। किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? इसीलिए अस्तित्व बढ़ाया, ये संतति को क्या किया? बढ़ाया। तो ये चीज़ है, समझी? हाँ, यहाँ नहीं समझी तो कोनो बात नहीं, यहाँ तो समझी। चल ये है। तो अमीबा किस, अब बेचारा अब इसको कोई देखना नहीं चाहेगा तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? करेगा ना मुकुलन। अब बात ये तो हो गया ना, ये दोनों हो गया। अब बात करते हैं मुकुलन पे। किस पर? मुकुलन। मुकुलन क्या होता है इसको थोड़ा अच्छे से समझना। मुकुलन होता क्या है? हम एक पेड़ है, क्या है? पेड़। और ऐसा पेड़ है कि हमारा हाथ ऐसे है ना? अभी हाथ ऐसे है, पकड़ो तो ये देखो ऐसे है ना, है ना? अब पेड़ है, जैसे 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 हमारा शरीर विकास करेगा तो ये हाथ खुलेगा ना, ये जैसे ये खुलेगा तो इसका वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा तो ये वजन बढ़ा तो इस पर दबाव बढ़ेगा ना, तो क्या होगा कि ये तो तना है ना मेरा शरीर, अब ये जो शाखा निकला हुआ है ना, तो वजन के कारण ये झुक जाएगा। झुकते 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 ये हाथ नीचे गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे गिर गया ना, गिर गया। अब ये फिर एक पेड़ बनेगा। क्या बनेगा? एक पेड़ बनेगा। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है। समझी? जब किसी जीव का अंग टूटकर पुनः एक नई संतति के रूप में उत्पन्न होता है। किसके रूप में? तो उसी प्रक्रिया क्या कहा जाता है? क्लियर हो? जब किसी जीव का कोई अंग, शरीर का कोई अंग टूटकर पुनः एक नई संतति के रूप में क्या करता है? जन्म लेता है, उसे ही क्या कहा जाता है? मुकुलन। समझे? मतलब हाथ गायब। अब ये हाथ का जो जन्म होगा ना, ठीक मेरे शरीर की तरह होगा। समझे? हाँ, फिर कल होगा कि यह हाथ वजन बढ़ेगा, ये गिरेगा, फिर यह जन्म लेगा। मतलब अपन दूध सेना से खड़ा कर दिए ना। चलो दूसरा बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है? बीजाणु जनन को परिभाषा दोगे? जिसमें जीवों का निर्माण बीज के धर्म। देखो हम यहाँ पर वो नहीं कहते हैं,
चलो बीजाणु जनन को अभी 1 सेकंड के लिए रोकते हैं। कायिक प्रवर्धन देखो, किसको देखो? कायिक प्रवर्धन। 4 नंबर में आप 3 नंबर ले लो। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन जानते हो ना? देखो कायिक प्रवर्धन, देखो ध्यान से देखना। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तुम कलमी पेड़ लगाते हो, कलमी पेड़, कलमी पेड़, तो तुम वो लगाने के लिए क्या करते हो? ध्यान से देखो इधर, कलमी पेड़ लगाने के लिए क्या करते हो? कहीं से एक मान लो कि ये अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, क्या करेंगे? अमरूद का अति काट लिए या आम का कोई टहनी काट लिए, है ना, उसे छेप दिए, जैसे ये है। आम का कोई शाखा तोड़ लिए, शाखा मतलब छोटका सा ना होता डंटी, तोड़ लिए। आम का पेड़ है, उसे तोड़कर इसे छेप दिए अच्छे से, कपड़ा में लपेट के जाके लगा दिए, और वही एक पेड़ बन गया। तो वही होता है कायिक प्रवर्धन। क्या होता है? कायिक प्रवर्धन। या तुम इससे ध्यान से देखना, ये आम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, अमरूद वाला कुछ टहनी काटो, जाकर आम के अथी में लगा दो, देखोगे दोनों फरेगा। तुम सब देखी होगी, वीडियो में देखी होगी कि आमों फरता है, अमरूदों फरता है। वो किसके द्वारा? कायिक प्रवर्धन के कारण ही होता है। रियल में होता है, रियल में होता है, ठीक है ना? वही होता है कायिक प्रवर्धन। समझ गए हो? फिर देखो पुनर्जनन क्या होता है? पुनर्जनन। पुनर्जनन क्या होता है? पुनः जन्म लेना। पुनः क्या लेना? जन्म लेना। पुनः जन्म लेना कैसे लेगा कोई जन्म? हम अवतार लेंगे? मान लो हम अवतार लेंगे? नहीं। पुनर्जनन मतलब होता है कि किसी जीव का कोई अंग जो उससे हट गया है, टूट कर गिर गया है, तो उस अंग का पुनः विकास होना, उस अंग का पुनः विकास होना ही क्या कहलाएगा? हाँ, पुनर्जनन। जैसे देखो मान लो एक जीव है, मेरा ये हाथ है, हम ऐसे जीव हैं कि मेरा हाथ ये कट गया ना, तो फिर से यहाँ से जो निकलेगा ना, मेरा हाथ निकलेगा। क्या निकलेगा? हाथ निकलेगा। जैसे छिपकली को काट देते हो ना, कुछ नहीं काट देते हो ना, कुछ हो गिरता है तुरंत कट हट जाता है, और दोनों छठ बात आता है। उधर तो उछल लेता है, चल देता है, कहता है कि हमको भी लेके चलो ना, इधर कहता है रहो तुम उधर। तो फिर उससे एक नया क्या निकलता है? कुछ पूछ निकलता है ना, वो क्या है? पुनर्जनन। ठीक, चलो आज के लिए बस इतना ही। क्या? एक कोशिकीय और एक केंद्रकीय गोलाकार रचना जो प्रायः शैवाल एवं कवकों में पाई जाती है। बीजाणु जनन करो। 1 मिनट रिपीट करो तो परिभाषा। बीजाणु एक कोशिकीय एक केंद्रकीय गोलाकार संरचना जो प्रायः शैवाल एवं कवकों में पाया जाता है। हाँ, तो बीजाणु कहलाता है। हाँ, और निम्न श्रेणी का जो जीव होता है, जैसे शैवाल, कवक, इस सब में बीजाणु निर्माण जिस प्रक्रिया द्वारा होता है। हाँ, तो बीजाणु का जनन जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है ना? बीजाणु का जनन जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे क्या कहा जाता है? बीजाणु जनन। और इस सभी के बारे में फिर कल अच्छे से चर्चा करेंगे, तो उसको देखेंगे। समझ